प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को। मैं आया पहले ही था, बस कैमरा बंद करके रखा था। और हाँ जी, जिस समय आप ये कह रहे थे कि राज जी हमें क्या-क्या देने के लिए तैयार हैं, ऐसा कह रही थी, है ना? तो मैं उसी समय जुड़ा था और जैसे ये सुना तो मेरे मन में एक चौपाई आई कि हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। तो मैंने लिखा भी, मैसेज में लिख रहा था कि राज्य वाणी में कह रहे हैं कि हक को काम और कछु नहीं, देवे रूह लाड़ लज्जत, पर रूह ही अभी लेने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। और मैंने इसलिए नहीं भेजा क्योंकि फिर अगर मैं मैसेज भेजता तो फिर सुंदर साथ का ध्यान उधर मैसेज में डाइवर्ट हो जाता। फिर अभी फेस टू फेस ही बात कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने सुना सोनिया दीदी से कि इंद्रावती जी ने भी किस तरह से अपने हृदय का सारा भाव व्यक्त कर दिया है। राज जी किस तरह से प्रेम लुटा रहे हैं वो तो हमें ज्ञान दृष्टि से पता है अभी, अनुभव की दृष्टि से पता नहीं। और हमें तब तक लगे रहना है जब तक जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में है, जो ज्ञान हमारे गले से बाहर निकल रहा है, वह अनुभव में ना आ जाए। जिस प्रेम की हम सब बात कर रहे हैं यहाँ किसी एक सुंदर साथ की बात नहीं है या किसी एक वर्ग की बात नहीं है, ये सबके लिए है। जैसे हम थोड़ा बहुत चर्चा सुनाने की सेवा करते हैं, हमारे लिए भी है और जो सुनने की सेवा करते हैं, हमारे आप सबके लिए भी है। हम भी सुनते हैं, अलग-अलग सुंदर साथ को अलग-अलग समय में। अब जो सुनाने वाले सुंदर साथ हैं हमारे जैसे, उनकी तो ज़िम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। क्योंकि कल का भी विषय लगभग वैसा ही था कि रे रूह करे ना कछु अपनी के तोर जी उम्मत माए, इसी तरह का प्रसंग था कि हम केवल सुनाते ही रह जाएँ तो ऐसा होगा कि चलिए जिनके पास ज्ञान कम था या नहीं था, उनसे कमी हो रही थी, उनसे चूक हो रही थी, तो उसके लिए क्षमा शब्द था या है। पर हम सब तो समझदार हैं यहाँ पर। सुनाने वाले ज़्यादा ही समझदार हैं, सुनने वाले और भी समझदार हैं। तो इसमें ये है कि अभी वर्तमान समय में सुंदर साथ जिस गति से आत्म जागृति की तरफ विभिन्न आयामों से आगे बढ़ रहा है, चाहे सेवा या फिर वाणी मंथन या फिर चितवनी। ये बहुत ही खुशी की बात है, ये बहुत ही आनंद का विषय है कि आज से 5 साल पहले तक ये अवस्था नहीं थी। और जैसा कि कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो कोविड की समस्या आई बीच में, विपदा कह सकते हैं, आपदा। जैसे मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना है, तो उसको हम सब सुंदर साथ ने अवसर में बदला। नहीं तो कहाँ हम प्रतिदिन इस तरह से 100-100 की संख्या में एकत्रित होकर के कहाँ हम चर्चा सुन रहे थे। सुनते भी होंगे अपने-अपने घर में यूट्यूब में, पर ऐसा है कि वो अपने तक ही सीमित था। पर होता क्या है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि एक जैसे मान लीजिए कि सोनिया दीदी अभी सब सुंदर साथ को सुना रही हैं, तो इसमें उनका स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव भी है, टीका का ज्ञान भी है और चर्चा सुन कर के जो अनुभव आया है वो भी है। तो जैसे बीतक में चर्चा सुन कर के चर्चा की अर्चा की जाती थी, तो उससे क्या होता है कि जैसे सोने में सुगंध कहते हैं ना, तो केवल सुनना सोना है यदि, तो उसकी अर्चा करना, उसको दोहराना सुगंध ही है क्योंकि कहीं न कहीं ये जुड़ कर के आती है ना, एक रूह का अनुभव इसमें जुड़ कर के आती है। तो इसका जो लाभ है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी जो समझ है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। एक ही चौपाई ऐसी होगी या एक ही चर्चा ऐसी होगी जिसको सुन कर के किसी सुंदर साथ को हो सकता है कि उस चर्चा के
1 घंटे की चर्चा में से 5 मिनट की चर्चा समझ में आए और होता यही है। पूरी चर्चा किसी को भी याद नहीं रहती है, किसी को भी। कौन-सी चर्चा याद रहती है? जैसे मान लीजिए आज सोनिया दीदी से हमने यदि 40 मिनट या 1 घंटे की बात सुनी होगी सिंधी ग्रंथ की, जिसमें उन्होंने टीका के अतिरिक्त भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा अपने अनुभव या अपनी समझ वो ज़ाहिर करती हैं या व्यक्त करती हैं। उसमें से हम सुंदर साथ कौन-सा लेंगे? जिस अवस्था से हम गुज़र रहे होते हैं, उससे मिलती-जुलती कोई चौपाई है, उससे मिलता-जुलता कोई प्रसंग है, उसको हम ले लेते हैं, बाकी हमसे छूट जाता है। अब जब हम चर्चा की अर्चा करते हैं, जब हम उसी चर्चा को किसी दूसरे सुंदर साथ के मुख से, उनके परसेप्शन से, उनके दृष्टिकोण से सुनते हैं, तो हमारे द्वारा सुनी गई, हमारे द्वारा समझी गई बात के अतिरिक्त कोई और नई बात समझ में आती है। इसीलिए तो जो बात ये कही गई ना कि चर्चा सुन जो दिन ने रात। अब 18,758 चौपाई है, पूरे जीवन में हम दिन-रात सुनेंगे तो ये तो एक बार नहीं कई बार रिपीट कर सकते हैं हम। पर बार-बार सुनने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि उसी चौपाई को हो सकता है पहली बार पढ़ने पर उसका भाव कुछ और समझ में आए और 10वीं बार पढ़ने पर कुछ और समझ में आए। चर्चा का भी यही है। तो वर्तमान में सुंदर साथ जिस तीव्रता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं सेवा में भी मैं देखता हूँ कि हर प्रकार की सेवा में, आर्थिक सेवा में भी सुंदर साथ बढ़-चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और सुंदर साथ की आर्थिक सेवा से ही ये जागरण कार्य कहीं न कहीं मजबूती से आगे बढ़ने के क्रम में है। अभी बढ़ा तो नहीं है क्योंकि इतने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा लक्ष्य जब पूरी दुनिया में तारतम्यवाणी फैलाने का है, तो उसी हिसाब से प्रयास भी होना चाहिए। उतना तो नहीं हो पाया है, पर कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आज पहले से काफ़ी कुछ हो रहा है। इसी तरह से वाणी मंथन के संदर्भ में भी देखा जाए, तो पहले हमारे पास केवल चौपाई वाली बितक हुआ करते थे। फिर पूज्य सरकार श्री के द्वारा टीका वाली बितक उपलब्ध हुई। उसके बाद में स्वामी जी ने उसमें और कुछ भावार्थ और कुछ प्रमाण इत्यादि भी जोड़ दिए। हमें और आसानी हुई। फिर जब उसी बितक की चर्चा का लिखित रूप हमारे सामने उपलब्ध हो गया, फिर हमें और आनंद आने लगा उसमें। इस तरह से वो आनंद बढ़ता रहता है। तो ज्ञान दृष्टि में भी इस तरह सुंदर साथ मंथन करते-करते आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ तक बात है चितवनी की, तो कई बार अभी मैं कुछ समय पहले वडोदरा में था, तो वहाँ पर भी मुझे किरण माताजी से पता चला था कि कई सुंदर साथ अभी जैसे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इसी तरह एक और ग्रुप है सुंदर साथ शायद योग के लिए उस ग्रुप से जुड़ते होंगे, जिसमें बबीता माताजी योग कराती हैं। तो वो बताती हैं कि कई सुंदर साथ 3 बजे, साढ़े 3 बजे उठ करके चितवनी के लिए बैठ जाते हैं। तो चितवनी में भी पहले से काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ। हम पन्ना जी भी दर्शन के लिए जाते हैं। मेरे ख़्याल से इस बार वित्तक की चर्चा में कहा कि ज़ूम मीटिंग में कहा मुझे याद नहीं। पर मैंने ये बात कही थी कि आज से 10 साल पहले जब हम पन्ना जी में जाते थे या 12-15 साल पहले, तो केवल प्रणाम करके, परिक्रमा करके बाहर निकलने वालों की संख्या अधिक होती थी। फिर जब 8-10 साल पहले ये मल्टीमीडिया फ़ोन का रिवॉल्यूशन हुआ, तो सुंदर साथ फ़ोटो खींचने वाले, सेल्फी लेने वाले सुंदर साथ की संख्या बढ़ गई। अब उसके 5-7 साल के बाद अब सेल्फी लेने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई और गुम्मट जी में पीछे की तरफ बैठ कर के ध्यान करने वालों की संख्या इतनी हो गई कि आप कभी भी जाइए दर्शन करने के लिए, चाहे सुबह जाएँ, चाहे दोपहर को, चाहे शाम को, पर दर्जनों सुंदर साथ वहाँ बैठे रहते हैं। और विशेष रूप से सुबह यदि हम जाते हैं तो लगभग-लगभग गुम्मट जी का पूरा परिसर अंदर की तरफ भरा रहता है। कई सुंदर साथ बाहर भी बैठे होते हैं। तो हर जगह पर चितवनी की भी जो एक लहर है, उस लहर की शुरुआत हुई है। ठीक है? होता क्या है जैसे समुंदर में भी जब तूफ़ान भी आना होता है तो पहले वो कुछ लहरों से शुरुआत होती है और धीरे-धीरे वही जो उम, हवा है उसी वेलोसिटी के साथ में जब आगे बढ़ती रहती है, टकराती रहती है, तो वही जो तूफ़ान है वही जो लहर है वो तूफ़ान का रूप ले लेती है। तो अभी तो चितवनी की कुछ लहर है। जब ये तूफ़ान के रूप में आएगी और इसमें अधिक से अधिक सुंदर साथ जुड़ेंगे कह रहे हैं सुनामी आएगी, ठीक है? तो इस तरह से जब उस चितवनी की लहर में जब सब सुंदर साथ डूबने लग जाएँगे, तो समझ लीजिए कि अब
अ, परम धाम वापस परात्म के दृष्टि से भी वापस चलने का समय आ गया है। आत्मिक दृष्टि से तो इंद्रावती जी ने 5वें दिन की लीला में ही कह दिया कि अब हम चले धाम को साथ अपना ले, या फिर हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। पर परात्म के दृष्टिकोण से अ, अब तक हम रुके हुए हैं किसी न किसी रूप में। तो जब सब सुंदर साथ में ये लहर आएगी, तो समझ लीजिए कि जागने का कार्य बहुत तीव्र गति से हो रहा है। अब इसके लिए मैंने कल भी कहा था कि एक सुंदर साथ के प्रयास से कार्य नहीं चलेगा। हाँ, संगठन के रूप में, सांगठनिक रूप में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी एक के मार्गदर्शन में चलना पड़ता है, ये अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या है कि जो भी समाज संगठन के रूप में कार्य करता है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे वो होता है ना, लेंस होता है एक, तो उसमें जब वो उस लेंस के एरिया में आए हुए प्रकाश को एक केंद्र बिंदु में डाल देता है, एक जगह पे, तो उससे हम आग लगा सकते हैं। लेकिन वही धूप है बाहर, कागज़ आप रख दीजिए, दिन भर रख दीजिए, पूरा महीना रख दीजिए, वो सूख तो जाता है पर आग नहीं लग सकती। इसी तरह से हमें भी यदि समाज में क्रांति लानी है, तो हम सबकी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करके यदि हम आगे बढ़ाते हैं संगठन के रूप से, तो जन-जन तक इस वाणी को पहुँचाने में आसानी होगी। और मैं ये बात इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जैसे समाज क्या देखता है कि आप संख्या में यदि कम हैं और आप ज्ञान कितना भी अच्छा दे रहे हैं, लोग सोचते हैं कि इनके पास तो लोग ही कम हैं, ठीक है? इनके तो हम नाम भी नहीं सुनते हैं। आप कब कहीं सफ़ेद साड़ी पहन कर के प्रचार के लिए बाहर जाकर के देखिए, लोग पूछते हैं, "क्या आप ब्रह्म कुमारी हैं?" क्यों? क्योंकि उन्होंने संगठन के रूप में उस कार्य को आगे बढ़ाया है ना। उन्होंने संगठन कैसे? जैसे संगठन में क्या होता है? सबका एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है? और अ, एक संस्था से कोई न कोई कार्य, विशेष कार्य हो रहा होता है, उससे सभी संस्थाएँ जुड़ी होती हैं। तो क्या होता है कि सबको एकजुटता दिखती है, सबको संख्या भी दिखती है। आज हम सब कहीं न कहीं बँटे ही हुए लगते क्या बँटे ही हुए हैं। तो और ना हम एक जैसा वस्त्र पहनते हैं, वैसे वस्त्र से जागनी तो नहीं होती है, पर एक होता है ना कि ड्रेस कोड होता है किसी न किसी चीज़ का, है ना? श्री जी ने भी किसी समय में आकर के विशेष ड्रेस कोड को धारण किया था, वैरागी वेश का, फ़कीरी वेश का, उसका एक अपना महत्व है। तो इस तरह से हम संगठन के रूप में आगे बढ़ेंगे, तो ये सेवा बहुत तेज़ी से होगी। और इसीलिए मैं वैसे कुछ सेवा के लिए भी बात करना चाह रहा था। कि इस जागनी को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाए। वैसे सुंदर साहब के पास यदि समय हो तो मैं 5-10 मिनट का समय लेना चाहूँगा यहाँ पे। चलिए आपने सिर हिला दिया तो ठीक है। तो ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले सब सुंदर साहब को मैं फिर से प्रणाम कह रहा हूँ सबके लिए, संगठन की बात कर रहा हूँ सामूहिक रूप से ही प्रणाम जी। अभी थोड़ी देर के लिए मैसेज मत लिखिएगा, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं और आशीष भैया एक विशेष विषय पर बात कर रहे थे कि एक संस्था है और वो वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करती है वह संस्था, जिसके प्रमुख हैं आचार्य प्रशांत जी। बहुत अच्छा समझाते हैं, युवाओं को बहुत अच्छा प्रबोध देते हैं और युवाओं के लिए ही नहीं, किसी भी वर्ग के लिए उनके प्रवचन बहुत लाभकारी हो सकते हैं, होते हैं और समाज के नए पुराने सब विषयों पर बोलते हैं। और उनके विषय में मैं थोड़ी-सी बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 2006 में सबसे पहला प्रवचन दिया था। हमारे ज्ञानपीठ की स्थापना 2005 में हुई थी। मैं 2006 में ही आया था ज्ञानपीठ, ठीक है? और शुरुआत में पहला उन्होंने प्रवचन दिया था गीता पर और उसके बाद धीरे-धीरे करके 2011 तक वो ऐसे ही लगभग 5 वर्षों तक प्रवचन देते रहे। उस समय की रिकॉर्डिंग की जैसी व्यवस्था थी, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग होती गई पर अपलोडिंग करने की कोई सुविधा नहीं थी। इंटरनेट का इतना प्रचार नहीं था उस समय तक। फिर 2011 में एक उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, 2013 में दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें 2018 तक उनके पास
3000 सब्सक्राइबर थे और यूट्यूब चैनल पर 4000 वीडियो डल चुके थे, ठीक है? 4000 वीडियो में 3000 सब्सक्राइबर मतलब कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उनके श्रोताओं में से मतलब जिनको आचार्य जी के प्रवचन से लाभ मिल रहा था, उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके प्रवचन समाज को प्रभावी हो सकते हैं, तो केवल प्रवचन पर ध्यान न दिया जाए, इस प्रवचन के ज्ञान को जन-जन तक पहुँचाने में ध्यान दिया जाए। तो अब सलाह देने वाले तो बहुत होते हैं, पर कहते हैं ना कि सलाह देने वाली ज़बान से सहयोग देने वाले हाथ का महत्व ज़्यादा होता है। तो कुछ लोगों ने उनमें सहयोग देना शुरू किया प्रत्यक्ष रूप से, कि जैसे जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी उसको यूट्यूब में अपलोड करने की सेवा, उसको एडिट करने की सेवा, फिर उनके द्वारा कही हुई बात को लिखने की सेवा, ऐसे करके धीरे-धीरे जैसे यूट्यूब पर लोग बढ़ने लग गए, श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी, उन्होंने पेड प्रमोशन करना शुरू किया। पेड प्रमोशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि स्वामी जी की कोई चर्चा है और उसको हम पेड प्रमोशन करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा पैसा लगता है, लेकिन जितने भी लोग हम यदि कुछ कीवर्ड्स डालते हैं उसमें, हम उसके लिए कुछ एल्गोरिदम सेट करते हैं, तो जितने लोग अध्यात्म से संबंधित सर्च करते हैं यूट्यूब पर, धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के, ऐसे कोई भी जो कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग करके कुछ खोजते हैं या खोजा है कभी, तो यूट्यूब अ, हमारे चैनल के वीडियो को उनके सामने दिखाएगा, किसी विषय के साथ में। अब होगा क्या? यदि कोई खोजी व्यक्ति उसी विषय पर खोज कर रहा होगा, तो वो हमारे वीडियो को क्लिक करेगा। यदि हमारी चर्चा की क्वालिटी अच्छी होगी, चर्चा में जो बात कही होगी, वो उसको पसंद आएगी, तो वो हमारे चैनल से जुड़ेगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं पेड प्रमोशन। इसके लिए प्रतिदिन का कुछ सेट होता है, वैसे तो अलग-अलग अमाउंट होते हैं, अलग-अलग जैसे मान लीजिए कि ये ज्ञानपीठ का एरिया है, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में यदि हमें प्रतिदिन शो करना है, तो हम उसका सेट कर सकते हैं कि दिन का आपको ₹150 या ₹200 प्रतिदिन खर्च करना है इस पर। और उसमें ये भी होता है कि इतने लाख लोगों तक आपको बात पहुँचानी है, तो वही मात्रा बढ़ जाती है, वही संख्या बढ़ जाती है। तो इसको पेड प्रमोशन कहा जाता है और आचार्य प्रशांत जी के जो सहयोगी थे, उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। फिर जब लोग जुड़ने शुरू हो गए और ये 4 साल से लगभग शुरू हुआ है, 2018 के बाद शुरू हुआ है ये सब। जैसे-जैसे लोग जुड़ने शुरू हो गए, तो सेवादारों की संख्या भी जुड़ गई। जब लाखों लोग जुड़ रहे हैं, तो 100 लोग सेवा में मिल पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने फिर वेबसाइट बनाई, फिर आचार्य जी के जितने प्रवचन थे, उनको लिख कर के किताबों के रूप में छापना शुरू किया। फिर उन्होंने अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाए, अलग-अलग विभाग बनाए। जैसे लालदास जी ने और हमारे पास तो लालदास जी ने इतना कुछ दिया है अभी तक में कि एक-एक चीज़ हमें किसी और से वैसे तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या है कि वो घर का है ना, तो हम उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। उसी मैनेजमेंट से फिर इन्होंने क्या किया कि साहित्य का विभाग अलग बनाया। साहित्य के विभाग में उन्होंने निश्चित किया कि प्रत्येक महीने हमें लगभग 10 लाख रुपए का खर्च करना है। 10 लाख रुपए का साहित्य हम प्रति महीने प्रकाशित करेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। कुछ साहित्य निःशुल्क पहुँचाते हैं, कुछ साहित्य बहुत कम दामों में पहुँचाते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग डिपार्टमेंट हो गए। अब जब उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, होता क्या है कि वैसे तो आचार्य प्रशांत जी बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। पर ऐसा होता है कि जब लोकप्रियता बढ़ती है तो लोग ज्ञान को नहीं देखते। लोग कला को भी नहीं देखते, वो देखते हैं कि आपको कितने लोग जानते हैं। जैसे मैं हास्यास्पद बात कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले लगभग साल 2 साल हो गए होंगे, एक कोई बंगाली व्यक्ति मूँगफली बेच रहा था कच्चा बादाम करके। उसके पास कोई कला थोड़ी है, और वो इतना वायरल हो गया कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी उनको बुलाने लग गए अपने रियलिटी शो में, कुछ था नहीं उसमें। ठीक है? एक छोटा बच्चा था लगभग 10-12 साल का, वो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे बोल करके वो गाना गाता है अपनी बचपना वाली आवाज़ में। उसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, पर इतना वायरल हो गया कि रियलिटी शो में उसको बुलाने लग गए, रिमिक्स गाने उससे गवाने लग गए। तो
प्रसिद्ध होना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, तो उस प्रसिद्धि का कोई लाभ नहीं है। पर हमारे पास तो राज्य की मेयर से कंटेंट का खजाना है पूरा, ठीक है? तो अब उन्होंने इस तरह से अपने आप को अभी विकसित किया है कि उनके पास अभी हम हमारे पास 80 सुंदर साथ ज़ूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं ना, उनके टीम में केवल सलाह देने वाले कि इस तरीके से कार्य करेंगे तो बेटर होगा, समाज में अभी ऐसी-ऐसी अवस्था चल रही है, इस टाइप के वीडियो बनाए जाने चाहिए, इस विषय पर ग्रंथ लिखा जाना चाहिए, इस काम को, इस वेबसाइट को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसे-ऐसे विभिन्न विभागों में केवल सलाह देने वाले 75 लोग हैं, सलाह देने वाले, ठीक है? सोनिया दीदी कह रही हैं कि 50 सुंदर साथी यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इतने लोग तो उनके पास केवल सलाह देने वाले हैं, पहला। दूसरा, मीडिया मैनेजमेंट का मतलब कि यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना हुआ, उस वीडियो में हमें टाइटल कैसा देना है, उसका जो थंबनेल है, थंबनेल मतलब आप सब लगभग सुंदर साथ समझते होंगे, जैसे जब हम यूट्यूब चालू करते हैं तो उसमें वीडियो में कुछ दिखाई पड़ता है ना, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम लेफ्ट साइड में ही होता है, उसमें वीडियो के अंदर ही कोई छोटा-सा कुछ लिखा हुआ आता है कि जैसे मान लीजिए कि स्वामी जी की कोई चर्चा हो गई, कि राज्य को कैसे पाएँ, ठीक है? चितवनी कैसे लगाएँ, इस तरह से कोई दिया रहता है ना वीडियो में ही, तो उसको थंबनेल कहा जाता है। तो ऐसे थंबनेल कैसे बनाया जाए, ठीक है? पेड प्रमोशन के लिए एल्गोरिदम कैसे सेट किया जाए, किस विषय पर बोला जाए, तो ऐसे-ऐसे मीडिया मैनेजमेंट में सेवा करने वाले लोगों की संख्या लगभग-लगभग 300 है। ठीक है? और हमारे पास तो अभी 3 लोगों की टीम है पूरी कुल मिलाकर के ज्ञानपीठ में देखा जाए, तो पुकार जी सेवा कर रहे हैं, नीरज जी कर रहे हैं और गणेश कर रहे हैं यूट्यूब के वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए, एडिट करने के लिए। हाँ, कुछ सुंदर साथ घरों से जुड़ कर के प्रतिदिन जैसे आशीष जी भी कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं, डेली वो सेवा करते हैं। और कुछ और सुंदर साथ हैं, एक सुंदर साथ हैं सिक्किम से जुड़े हुए हैं ज्ञानपीठ से, वो ज्ञानपीठ का इंस्टाग्राम पेज की वो सेवा करते हैं। ऐसे लगभग-लगभग अभी के हिसाब से देखा जाए तो 8-10 सुंदर साथ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, पर इतने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? दूसरी बात, आप अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है, तो आप उनका वेबसाइट जाकर के चेक कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत जी के नाम से। उस वेबसाइट में स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए प्रतिदिन 3 लाख रुपए दिन का, ठीक है? दिन का 3 लाख रुपए वो खर्च करते हैं, मीडिया के लिए। इसमें यूट्यूब प्रमोशन से लेकर के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए वो प्रयोग करते हैं। हमारा तो साल भर में भी हम 3 लाख रुपए प्रयोग नहीं करते मीडिया के लिए, क्या करते हैं हम? कुछ भी नहीं करते, ठीक है? तो ज्ञान हमारे पास राज्य ने जागृत और निज बुद्धि का दिया है। हम कहते हैं कि स्वर्ग वैकुंठ निराकार तक दुनिया का ज्ञान खत्म होता है, हमारा ज्ञान उसके बाद शुरू होता है। ठीक है? तो हमारे पास कंटेंट बहुत है, ज्ञान बहुत है। ज्ञानपीठ के चैनल पर भी देखा जाए तो 1500 के आसपास अभी वीडियोज़ हैं। तो कंटेंट बहुत है पर उसको जन-जन तक पहुँचाने के लिए हमें एक तो ऐसे सुंदर साथ की आवश्यकता है कुछ जो वीडियो एडिटिंग की सेवा कर सकते हैं, जो फ़ोटो एडिटिंग की सेवा कर सकते हैं, जो फ़ोटोशॉप की सेवा कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे सुंदर साथ की भी आवश्यकता है और दूसरी बात हमें अ, स्वामी जी की चर्चा को या फिर ब्रह्मवाणी के सिद्धांत को जन-जन तक पहुँचाने के लिए, इसी तरह से प्रमोशन के लिए भी आर्थिक सेवा की आवश्यकता है, पेड प्रमोशन आदि के लिए भी। अब ये काम बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज कह दिया तो कल ही तैयार हो जाना है, ऐसा नहीं है। पर आप में से कोई भी सुंदर साथ, चाहे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, चाहे अभी ज़ूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे बाद में सुनने वाले हैं, यदि आप में से कोई वीडियो एडिटिंग की सेवा जानता है या जिन-जिन सेवाओं की लिस्ट मैंने आपको बोली, ऐसी सेवा आप करना जानते हैं, तो आप हमसे जुड़ें और कई बार सुंदर साथ पूछते हैं ना कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। सब लायक होते हैं अपने-अपने क्षेत्र में, पर अभी हमें मेरे हिसाब से जो सबसे अधिक आवश्यकता दिख रही है वो मीडिया की दिख रही है।
जिसके माध्यम से हम वाणी को जन-जन तक पहुँचा सकते हैं। केवल चर्चा करना तो पर्याप्त नहीं है। जैसे आचार्य प्रशांत जी के सहयोगियों ने कहा कि आपकी चर्चा तो बहुत अच्छी है, पर आपकी चर्चा को जन-जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। तो हमारी भी ब्रह्मवाणी को जन-जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इसके लिए इस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। इसमें कुछ जो सुंदर साथ आईटी डिपार्टमेंट से हैं, जो वेब डिज़ाइनिंग की सेवा करना जानते हैं, वो वेबसाइट की सेवा से जुड़ सकते हैं। जो लिखना जानते हैं, वो लेख लिख सकते हैं या फिर स्वामी जी की चर्चा को या किसी भी विषय में, किसी भी महात्मा की, किसी भी प्रचारक की चर्चा आपको लग रही है कि ये चर्चा लिखित रूप में भी जानी चाहिए, तो आप उनको लिखित रूप में भी भेज सकते हैं, टाइपिंग करके भेज सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सेवा है। तो जो भी सुंदर साथ इस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं, आप अपनी क्षमता बताइए कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम आपके हिसाब से सेवा बताएँगे कि आप ऐसी सेवा कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है, आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप ज्ञानपीठ के इस सेवा में, इस योगदान में सहभागी बनिए, प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनिए, परोक्ष रूप से तो सब बन ही रहे हैं। पर मुझे लगता है कि परोक्ष रूप में केवल थोड़ी आर्थिक सेवा कर देने से या फिर थोड़ी बहुत शारीरिक श्रम कर देने से हमारी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि आपके घर में भी कोई बच्चा भी है जो 10वीं 12वीं में भी पढ़ रहा है और उसको थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर की सेवा करना जानता है वो, तो उसको भी थोड़ा सेवा के लिए प्रेरित कीजिए। जैसे आज सोनिया दीदी ने दिखाया कि वो एक चौपाई थी, उसको बहुत अच्छे से किसी ने डिज़ाइन किया हुआ था। ऐसी कोई डिज़ाइन का कार्य भी जानता है। तो ये सब भी सहयोगी हो सकते हैं ना। इसको भी हम फ़ेसबुक पे डाल सकते हैं। किसी को यदि एनिमेशन बनाना आता है, तो वो भी छोटे-छोटे विषयों में एनिमेशन बना सकता है, चाहे 2D एनिमेशन हो, चाहे 3D एनिमेशन हो। ऐसे बहुत सारी सेवा की अभी आवश्यकता है। यदि हम सब मिल कर के यदि अभी इस तरह से डायरेक्ट मीडिया में सेवा करने वाले 50 लोगों की टीम मिल जाए, तो समझ लीजिए कि अगले साल भर में जैसे ज्ञानपीठ के यूट्यूब से अभी लगभग 30,000 लोग जुड़े हुए हैं ना, तो साल भर में 30,000 का 3 लाख तो हो ही जाएगा। देखिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर मैं इसीलिए कम कह रहा हूँ क्योंकि 2013 में हमारा यूट्यूब चैनल बना और 13 से 23 मतलब 10 साल में हम 30,000 तक पहुँचे हैं, तो साल भर में 3 लाख पहुँचे, तो ये बहुत तीव्र गति मानी जाएगी। तो कम से कम 50 लोगों की टीम की अभी आवश्यकता है। टीम जुड़ जाएगी तो फिर हम सब मिल कर के उसके लिए फाइनेंस भी मैनेजमेंट करेंगे कि किस तरह से पेड प्रमोशन किया जाए, वो दूसरे नंबर पर है। अर्थ, धन, पैसा दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर सुंदर साथ की प्रत्यक्ष सेवा की आवश्यकता है। तो आप सबसे एक बार फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी सुंदर साथ ऐसी सेवा कर सकते हैं, आप जैसे इस ज़ूम मीटिंग में जो फ़ोन नंबर है, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। ग्रुप में मैसेज करने से कई बार क्या होता है कि ग्रुप के मैसेज कई बार ऊपर चले जाते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा या फिर फ़ोन कॉल में बात कर लीजिएगा। लगभग-लगभग मेरा नंबर भी सभी सुंदर साथ के पास है। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैंने अभी भी मैसेज कर दिया है। मेरा नंबर नोट करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, सोनिया दीदी से मैसेज कर सकते हैं, आशीष भैया से बात कर सकते हैं। तो आप हम तीनों में से किसी से भी संपर्क कीजिए, किसी भी प्रकार की सेवा के लिए, चाहे लिखने की सेवा हो, चाहे टाइपिंग की सेवा हो, डिज़ाइनिंग की, एडिटिंग की, तो आप इन सब सेवा के लिए प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सबको प्रणाम। बहुत सुंदर अशोक जी, और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि श्री तारतम मंजरी जो अभी छपने वाली है, हम में से बहुत सारे सुंदर साथ ने उनके लेखों को टाइप करने की इस टीम ने सेवा की है। ये जो चौपाइयां रोज आती हैं आशीष जी की डायरेक्शन में, यहाँ के बहुत सारे सुंदर साथी उनको डिजाइन करके भी दे रहे हैं, और आगे की भी सेवाएं जरूर सुंदर साथ जी संभालेंगे, ऐसी आशा सुंदर साथ जी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाह रही थी कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में आशीष जी तो आ ही रहे हैं, श्रीनिवास जी, दुष्यंत भैया, प्रफुल्ला जी, मधु दीदी और कमलेश भाई भी वहां पर होंगे, और भी बहुत सारे सुंदर साथ आ रहे हैं। यदि जूम के प्रतिनिधि के रूप में भी उनको 5-5 मिनट वहां पे बोलने का अवसर, मुझे पता है वहां बहुत बिजी होगा, पर फिर भी यदि निकाला जा सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर दीजिएगा। प्रणाम जी। हमारी बहुत सारी प्राथमिक योजनाओं में से एक योजना ये भी है
अरे कि वाह! जितने सुंदर साथ ज़ूम मीटिंग से जुड़ करके सेवा कर रहे हैं, उनको भी दूसरे सुंदर साथ सुने, ताकि इसका ना 2 लाभ होगा। एक तो सुंदर साथ सेवा से भी प्रेरित होंगे और दूसरा सुंदर साथ को ये भी आइडिया लाएगा कि अरे कोई ज़ूम मीटिंग भी होती है ऐसी जिसमें ये सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों लाभ हो जाएगा। और दूसरी बात, हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ सुंदर साथ ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हमें एडिटिंग वगैरह नहीं आती पर हम सेवा के लिए समय दे सकते हैं, ठीक है? यदि आप समय भी दे सकते हैं ना, तो आप कृपया 15 दिन के लिए भी ज्ञानपीठ आइए। वैसे तो आप लंबे समय के लिए आ सकते हैं, तो आपका ही घर है, इसमें तो अ, हमें स्वागत करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप ही का घर है, कभी भी आ सकते हैं। पर यदि आप सेवा करना चाहते हैं और आपको कंप्यूटर का बेसिक भी नॉलेज है, बेसिक का मतलब आप बंद चालू करना जानते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लिश टाइपिंग करना भी जानते हैं, तब भी आपको हम 15 दिन में वीडियो एडिटिंग करना बेसिक जितना हमें अभी आवश्यकता है, उतनी हम आपको सिखा सकते हैं। तो आप आगे की सेवा कर सकते हैं। ये भी ऑफ़र है आपके लिए। आप में से कोई करना चाहे, आपको घर में समय मिल पाता है, आप दिन में प्रतिदिन लगभग सेवा के लिए 2-3 घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो आप कृपया ज्ञानपीठ आइए। क्योंकि आप बाहर यदि सीखने की कोशिश करेंगे ना, बाहर क्या होता है कि उनको तो पैसे बनाने हैं, तो पहले तो लंबा समय लगाएँगे, ठीक है? हर चीज़ को वो लंबा खींचने की कोशिश करेंगे कि जो काम 1 महीने में सीखा जा सकता है, उसको 4 महीने लगाएँगे, उसकी फीस लेंगे। पर क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ इसको सीखें। होता क्या है कि जैसे ज्ञानपीठ में सबसे पहले टाइपिंग जो सीखी, हिंदी टाइपिंग, वो मैंने सीखी थी और उसके बाद फिर साहित्य का कार्य शुरू किया। बाहर जब मैं सीखने गया तो 4 महीने लगाए उसने। हर महीने का पैसा अलग होता था और उसके बाद यहाँ मैंने सिखाया बच्चों को वही चीज़, तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब बच्चे तो क्या, अब तो ख़ैर बड़े हो गए, तो उ उनको मैंने 1-1 दिन में टाइपिंग सिखाई है। 1 दिन के अंदर कि आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं और दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो जो सिखाना चाहे वो ऐसे सिखा सकते हैं। आप भी आकर के यदि 10-15 दिन समय दें तो आप वीडियो एडिटिंग आराम से सीख सकते हैं। आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, छोटे-छोटे शॉर्ट्स, रील्स, क्लिप बना सकते हैं और थंबनेल्स वगैरह बना सकते हैं। तो आप 15 दिन का समय दीजिए, आइए सीखिए और उसके बाद आप घर में बैठे-बैठे भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। और दूसरा एक और सेवा मैं सेवा गिनाता जा रहा हूँ, उसमें जो सुंदर से आप कर सकते हैं आप पकड़िए इस मौके को, ठीक है? जैसे एक सेवा ऐसी भी हो सकती है कि मान लीजिए स्वामी जी की कोई चर्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ की कोई चर्चा है, क्योंकि प्रवइयों के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो लखनऊ की एक चर्चा है। अब एक चर्चा में विषय एक रहता है, लेकिन उस विषय के अंदर-अंदर छोटे-छोटे उपविषय रहते हैं, ठीक है? सब टॉपिक्स शायद कहते हैं इंग्लिश में, इतनी अंग्रेजी तो मैं नहीं जानता। तो जैसे ये है कि अलंकार व्याख्या एक चर्चा का विषय है लखनऊ की चर्चा का, तो वो एक विषय हो गया। और उसी अलंकार व्याख्या में हनुमान जी का अलंकारिक वर्णन एक हो गया। तो मान लीजिए कि लखनऊ की ये वाली चर्चा में 28वें मिनट से लेकर के 32वें मिनट तक या 35वें मिनट तक हनुमान जी के विषय में बोला गया है, ठीक है? इसी तरह से ये वाली चर्चा में इतने मिनट से लेकर के इतने मिनट तक इस विषय में बोला गया है। तो एक चर्चा के अंदर-अंदर हम कम से कम 4-5 अलग-अलग क्लिप्स निकाल सकते हैं, 4 से 5 मिनट, 7 मिनट मैक्सिमम की, ठीक है? तो कोई सुंदर शायद यदि कोई और सेवा नहीं कर सकते, घर में बैठ कर के सुनें और वो लिंक हमारे पास भेजें कि इस चर्चा में से हम इतने-इतने टाइमलाइन में ये क्लिप्स निकाल सकते हैं। बस इतनी भी सेवा कर दें क्योंकि इसमें भी समय तो लगता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, पर समय लगता है, ठीक है? उसके बाद उसको काटना आसान हो जाता है, ठीक है? वरना क्या होता है कि पूरा 1 घंटा सुन कर के हम अलग-अलग क्लिप्स पहले टाइमलाइन बनाएँगे, उसके बाद में फिर उसको काटेंगे, फिर आगे उसको एडिट करके थंबनेल वगैरह लगा करके भेजेंगे। पर हमारा अगर आपने 1 घंटे की चर्चा में से 5 क्लिप्स सिर्फ़ बता देना है, ठीक है? जो कंप्यूटर नहीं भी चलाना जानते होंगे, तो उनको बता देना है कि 28 मिनट 32 सेकंड से लेकर के 35 मिनट 48 मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो इतने मिनट तक आप एक क्लिप इसमें से ले सकते हैं और इसमें ये विषय में कहा गया है। आप उतना भी उस लिंक को आप मैसेज कीजिए और साथ में ये लिख कर के भेज दें,
तब भी ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी, ठीक है? तो एक तो हो गया कि आप आके सीख करके कर सकते हैं, दूसरा हो गया आप इस तरह से चर्चा की क्लिप्स बता सकते हैं, बताने की सेवा कर सकते हैं और जिसको थोड़ी बहुत भी एडिटिंग आती है, अभी जागनी यात्रा के दौरान अभी मुझे उन सुंदर साथ का नाम भी याद नहीं है और कुछ दिन पहले मेरा फ़ोन खराब हो गया था, तो उसमें सारे नंबर डिलीट हो गए थे, फॉर्मेट हो गए थे। अब कुछ नंबर तो क्योंकि ज्ञानपीठ के व्हाट्सएप में से मैंने नंबर कुछ तो ले लिए, पर कुछ नंबर मेरे पास नहीं है। तो एक सुंदर साथ जागनी यात्रा में मिली थी और वो शायद खेड़ा में से यदि यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो वो सुंदर साथ मुझे एक बार मैसेज कर दें। तो उन्होंने कहा था कि हम छोटे-छोटे क्लिप्स बनाने की सेवा कर सकते हैं और उन्होंने कुछ दिन तक भेजा भी, पर उस समय क्योंकि हम जागनी यात्रा में इतने व्यस्त थे कि हमारे पास नए क्लिप्स डालने के लिए समय ही नहीं था। क्योंकि दिन में मतलब घंटों की चर्चा तो उसमें डल ही रही थी। तो उन्होंने जो क्लिप्स भेजी वो हम उस समय डाल नहीं पाए। बाद में फ़ोन हो गया खराब, उनका नंबर भी अभी नहीं है। वो कपड़ा सिलने की सेवा करती हैं, पर साथ में उनको ये भी आता है, उनका एक बेटा है तो वो भी इसमें सहयोग देते हैं। तो ऐसे भी कोई सुंदर साथ कर सकते हैं। तो सब मिल कर के यदि हम करें, तो हमारे पास प्रतिदिन हम अभी तो हमने ये भी सोचा है कि जैसे हिंदी भाषा में एक चैनल है हमारा, नेपाली भाषा में अभी हमने चैनल खोला है, इसी तरह से एक अंग्रेजी के लिए, एक गुजराती भाषा के लिए भी अभी हम लगभग शरद पूर्णिमा से पहले ये 2 भाषाओं में चैनल बनाने की संभावना है। क्योंकि केवल चैनल बनाना तो पर्याप्त नहीं होता है ना, उसके लिए हमें कंटेंट भी चाहिए, उसके लिए हमें वीडियो एडिट करने वाले भी चाहिए। अब हमारे पास गिने-चुने 3 विद्यार्थी हैं, अब वो कौन-कौन से चैनल के लिए करें, यहाँ एक ही चैनल हैंडल करना भारी पड़ जाता है। तो हमें यदि सुंदर साथ मिल जाते हैं, तो फिर हम आगे कार्य करेंगे, फिर गुजराती का अलग चैनल होगा, जिसमें जितने गुजरात के सुंदर साथ हैं, वो शेयर कर सकते हैं, आराम से बिना सोचे कि हमें भाषा की समस्या तो नहीं होगी, ऐसे बिना सोचे-समझे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी का होगा तो जितने सुंदर साथ विदेश में रहने वाले हैं, उनके कलीग्स के लिए, उनके टीममेट्स के लिए आपको आसानी होगी। तो इसमें जितने भी सुंदर साथ अंग्रेजी में बोल सकते हैं, उनके प्रवचन भी उसमें रहेंगे और यदि एडिट कर सकते हैं और इस सेवा में शामिल हो सकते हैं, तो फिर और भी कार्य कर सकते हैं। हम दूसरी भाषाओं में भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए कुछ कुछ जो मुख्य भाषाएँ हैं, जो जिन भाषाओं से हमारे सुंदर साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं या जिन भाषाओं के सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी सेवाएँ हैं। एक सुंदर साथ ने कहा कि लेख लिखने की सेवा मैं कर सकती हूँ, तो ये भी सेवा बहुत बड़ी है, तारतम्य मंजरी पत्रिका भी जाती है और केवल पत्रिका ही नहीं, हम तो आर्टिकल भी दे सकते हैं ना, वेबसाइट में आर्टिकल दे सकते हैं, फेसबुक पेज ज्ञानपीठ के फेसबुक पेज से दे सकते हैं नाम के साथ में। तो ऐसे हर तरह से हम सेवा कर सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या-क्या सेवा कर सकते हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया है। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर सोनिया दीदी, आशीष भैया को किसी से भी आप मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने जो सेवा बताई हो सकता है आपके दिमाग में इसके अलावा भी सेवाएँ सूझ रही होंगी, मीडिया के संदर्भ में, तो आप उसके विषय में भी सलाह दे सकते हैं। क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के साथ तो 75 सलाहकार हैं, ठीक है? तो आप भी सलाह देने की सेवा भी कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। राज जी की मेहर से ये सारे सुंदर साथ दे आर मतलब हम कहेंगे एंथुजियास्टिक एंड टैलेंटेड सुंदर साथ जी सारे ही हैं, तो जरूर राज जी जिनके हृदय में डालेंगे वो सेवाएं जरूर प्राप्त होंगी। जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू, प्रणाम जी। आप ऐसे ही आते रहा करो और हम सब सुंदर साथ को इंस्पायर करते रहा करो। प्रणाम जी। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी और मैं सुंदर साथ जी। रिक्वेस्ट करूंगी जिनके नाम लिए हैं स्पेशली वो सुंदर साथ 5 से 10 मिनट का तैयार जरूर करके जाइएगा, क्योंकि अशोक भैया को एप्लीकेशन दे दी है, तो आपको 5 to 10 मिनट्स वहां समय मिलेगा, तो तैयार करके अच्छे से हम सुंदर साथ जी को रिप्रेजेंट करके आइएगा। प्रणाम जी भैया। प्रेम प्रणाम जी अशोक जी। मैं अशोक जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। इन्होंने जो जो बताया आचार्य प्रशांत जी की प्रसिद्धि कितनी शीघ्रता से हुई और ये बताया कि अगर हम सुंदर साथ में से बहनें अगर सफेद साड़ियां पहन के जाएं तो पूछेंगे कि ब्रह्म कुमारी हो क्या। ये दर्द हमारे हृदय में भी है कि इतना एक अलौकिक ज्ञान होने के बाद भी हमारी स्वीकार्यता क्यों नहीं है समाज में।
तो ये सेवा का ये पक्ष, ये एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारी एक्सेप्टेंस समाज में क्यों नहीं है? क्या ऐसे मूलभूत कारण हैं कि जिन पे काम किया जाए? कि इतना समय हो गया और अलौकिक ज्ञान होने के बाद भी जो दूसरी संप्रदाय हैं जिनके पास ऐसा ज्ञान नहीं है, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी और भी कितने हैं, राधा स्वामी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है हमारी अपेक्षा। और अलौकिक ज्ञान होने के बाद भी हमारा प्रचार-प्रसार इतना धीमा क्यों है? तो सभी सुंदर साथ जी से, जो प्रबुद्ध सुंदर साथ जी हैं, अपने विचार रख सकते हैं और क्या मूलभूत समस्याएँ हैं, क्या कारण है? 1-2 मेरे भी जैसे ज़हन में आते हैं, तो अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये मूलभूत कारण पे भी विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है? एक तरफ ये एडवर्टाइज़मेंट तो होना ही चाहिए, सुंदर साथ से सेवा प्रयास तो होनी चाहिए, लेकिन ये प्रयास पूर्ण तरह से हो और सामने वाले ले ना उसे, तो वो भी एक दिक्कत है। साथ के साथ एक्सेप्टेंस भी हो, तभी सफलता आएगी दोनों तरफ से। अगर ऐसी स्थिति होगी, तो उस पे भी विचार किया जाए। ये मेरी आपसे ये मेरा निवेदन। इ जी, जी। मैं बस यही प्रार्थना करना चाह रहा था कि स्वीकार्यता ना होने के पीछे क्या मूलभूत कारण है, उस पे भी हाँ, हम सब सुंदर साथ जी विचार करें और उनको भी रेक्टिफाई करें, तो दोनों तरफ से जब एक अनुकूल परिस्थिति आएगी, तो राज्य की कृपा से बहुत तेज़ी से हमारे में भी संख्या में वृद्धि होगी, ऐसा जी। विश्वास है मुझे। प्रस्तुतिकरण में कहीं न कहीं हमारी कमी है। हो सकता है कि हम जिस चीज़ को हल्के में लेते हैं, समाज उसको भारी समझता है या जिस चीज़ को हम ज़्यादा दबाव देते हैं, समाज उसका महत्व नहीं समझता है। तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा उस विषय में। जी, और मुझे लगता अब है कि मैं हम करते जाएँगे तो कहीं न कहीं इसका पता भी लग जाएगा समस्या का और समाधान भी निकलता जाएगा, ऐसा लगता है। जी, जी, जी। जी, मैं इस विषय में एक बात कहना चाह रहा था। एक दिन जी, मैंने ज़ूम पे पहले ही कहा था सोनिया दीदी से कि हम सुंदर साथ का लेवल परम धाम का ज्ञान होने के कारण पीएचडी के समान होता है, जैसे जो वक्ता हैं। और जब जनसाधारण से प्रभाई से बात करते हैं, तो हम ऐसे समझो जैसे 5वीं मंजिल पे खड़े हैं और वो जी, धरातल पे खड़े हैं। तो जी, हम जो डिलीवर करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, या तो हम धरातल पर आएँ या उनको 5वीं मंजिल पर लाएँ, एक बात। दूसरा कि हमें पता है कि ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के अलावा जो सामान्य जीव हैं, वो स्वर्ग और वैकुंठ तक का साधन करते हैं। हमारे पास जो शब्द होते हैं, वो स्वर्ग वैकुंठ तक के होते ही नहीं है। वो उससे ऊपर बेहद से पार के होते हैं। तो ये कारण हो सकता है स्वीकार्यता ना होने का। एक दूसरा कि सारे जगत में जो प्रचलित नाम हैं, वो राम के, जैसे राम के अनुयायी कृष्ण के, तो कृष्ण की लीला हमारे ब्रज में, रास में अछूती नहीं है। हमें कृष्ण को छोड़ना नहीं, समझाना पड़ेगा। एक तीसरी बात कि जो क्लिपिंग है अपनी, उनमें हम सब राज्य का प्रयोग करते हैं चर्चा में। तो आम जगत के लोग राज्य से परिचित नहीं है। वो सच्चिदानंद, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत ये तो समझ सकते हैं, लेकिन राज्य को कोई नहीं जानता। हम अपने अपने समुदाय में राज्य का प्रयोग शब्द करें, सब समझते हैं, लेकिन प्रचार-प्रसार के लिए उनके समझ में आने वाले नहीं है कि ये राज्य किनको संबोधित कर रहे हैं। तो उनके लिए पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत या सच्चिदानंद, इन शब्दों का प्रयोग हमारे से बहुत कम होता है। ऐसे और भी सुंदर साथ जी बताएँगे, बहुत से कारण हो सकते हैं कि हमारी स्वीकार्यता इन कारणों से शायद कम है। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अशोक जी, प्रणाम। जी, वो बैटरी लो हो गया था लैपटॉप का तो मैं चार्जर चालू करने गया। हाँ जी। तो हाँ, ये बात आपकी शत प्रतिशत सही है कि हमारे शब्दों का जो चुनाव होता है इसीलिए अभी तो जैसे हमारे यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा पहले से काफ़ी सुधार है। जागनी यात्रा के दौरान भी हमने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन जैसे जो सागर श्रृंगार की चर्चा रहती है, अब वो क्योंकि किसी नए व्यक्ति को टारगेट करके नहीं रहता है, तो उसमें हम वही शब्द प्रयोग करते हैं जो सुंदर साथ में प्रचलित है।
लेकिन हाँ, जितनी भी चर्चाएँ हैं जो अ, नए लोगों के लिए है, जिनको हम वैसे बोलचाल में प्रवाही कहते हैं या जो सुंदर साथ नहीं है अभी, तो उन लोगों के लिए टारगेट करके कोई भी चर्चा रहती है, तो उसमें शब्दावली हमारी वैसी ही रहती है। आपने देखा होगा चाहे मैं भी अपने प्रवचनों में क्योंकि या चाहे कुछ वाणी के विषय में भी ऐसी चर्चा हो, तो वहाँ पर मैं परमात्मा शब्द का प्रयोग करता हूँ या परब्रह्म शब्द का। हाँ, क हो सकता है क्योंकि अब दिल में तो राज्य ही है शब्द, ठीक है? तो कई बार प्रवाह में निकल जाता हो, पर हम प्रयास करते हैं कि वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसको जनता समझे लोग समझे। हाँ, पर ये शैली ये है कि सबको उसी प्रकार से विकसित करनी होगी। उस प्रकार का प्रशिक्षण भी जितने भी बोलने वाले सुंदर साथ हैं क्योंकि हम सुंदर साथ में भी बहुत सारे ऐसे हैं ना, जो बाहर जा कर के भले ही बड़े-बड़े मंच पर ना करें, पर ग्राउंड लेवल पर चर्चा करने वाले लोग हैं। तो ऐसे सुंदर साथ को भी इस तरह का प्रशिक्षण देना होगा कि कैसी शब्दावली का प्रयोग करें। भाव तो वही रहेगा, पर शब्दावली किस तरह से चेंज करें। इसी तरह से साहित्य में भी हमें अभी वैसे तो काफ़ी कुछ है, पर हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे विषयों पे धरातल से लेकर के जैसे आपने कहा कि 5वीं मंजिल और धरातल की बात की, तो ग्राउंड फ्लोर की बात की, उसी हिसाब से ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से भी कुछ साहित्य और लिखने की आवश्यकता है। जैसे सत्यांजलि वगैरह है, वो तो 5वीं भी नहीं, वो तो 15वीं मंजिल जैसी लगती है, किसी को समझ में नहीं आती है। मैं स्वयं भी क्योंकि अब तो ख़ैर मैंने संस्कृत में ही एमए तक की पढ़ाई की। लेकिन जब मैंने ज्ञानपीठ में भी काफ़ी कुछ संस्कृत पढ़ने के बाद भी मुझे शुरू के कुछ अध्याय तो समझ में ही नहीं आते थे। अब समझ में आते हैं वो कुछ समय से। तो ऐसे कुछ ग्रंथ हैं, तो बेसिक लेवल पर लिखने की आवश्यकता है और ज्ञानपीठ से एक और प्रयास हो रहा है। ये जो व्यू है ना थोड़ा-सा आप चेंज कर दीजिएगा ताकि मैं और भी सुंदर सा आपको थोड़ा देख सकूँ। अ, ऐसा कुछ नहीं है? 1 मिनट। तो फिर मेरे में से गड़बड़ी अच्छा ठीक है। तो एक प्रयास ऐसा चल रहा है जो अभी सबके लिए सरप्राइज़ है। मेरे ख़्याल से नए साल से पहले तक वो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। आपने जो ग्राउंड फ्लोर और 5वीं फ्लोर की बात की, तो लोगों को 5वीं फ्लोर पर लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रयास होने वाला है, जिसके लिए अभी प्रयास चल रहा है। ज्ञानपीठ की तरफ से सुंदर साथ उसमें सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, अभी क्योंकि कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, तो हम वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिनों से वो रुकी हुई है। पर जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा, क्योंकि ये सेवा कुछ इंटरनेट से ही संबंधित है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है, तो सुंदर साथ तक वो सेवा पहुँच जाएगी और फिर सुंदर साथ को लगेगा कि हाँ, ये सेवा सच में ग्राउंड फ्लोर से 5वीं फ्लोर में लाने वाली सेवा हो रही है। हाँ, उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है, मतलब बीजारोपण किया जाएगा, अगले 5 साल में उसका परिणाम भी दिखने लगेगा और सुंदर साथ को प्रत्यक्ष रूप से वो जल्दी से नहीं दिखेगा क्योंकि हम तो ऊपर है ना, तो अ, हाँ, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आते हुए लोग हमें धीरे-धीरे दिखेंगे। तो अभी एक बहुत ही बड़ा प्रयास होने जा रहा है जिसके लिए सब हम लगे हुए हैं, ज्ञानपीठ की पूरी टीम लगी हुई है। सरप्राइज़ है मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जितनी सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं ना अ, मेरे ख़्याल से 6 लोग हैं, ठीक है? उसके अलावा 7वें व्यक्ति को पता नहीं होगी उस सेवा के विषय में। जब एक साथ बाहर आ जाएगी तो वो पता चलेगा और एक एक तो सेवा ऐसी है जो भंडारे पे ही अनाउंस हो जाएगी, एक नया कार्य है। उसका तो केवल सुंदर साथ लाभ ले पाएँगे वैसे, बाकी जो हैं, सभी लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एप्लीकेबल हो ऐसी एक सेवा चल रही है ज्ञानपीठ से। बस ये है कि जैसे आपने सलाह दी इसी तरह से और भी जो सुंदर साथ हैं वो अपनी-अपनी राय रखें। आप मैसेज में भी कह सकते हैं क्योंकि यदि हम सबको सुनने लग जाएँगे अभी, तो हो सकता है कि ज़ूम मीटिंग लंबा चले। मेरे पास तो अभी थोड़ा-सा समय है, पर सुंदर साथ के पास ना भी हो। तो इसीलिए आप लिखित रूप में भी भेजें, तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, आपको दुष्यंत जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने 2 महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं। और भी किसी सुंदर साथ के मन में ऐसा कोई भाव है, ऐसी कोई बिंदु है? प्रतिभा जी ने, अनु जी ने काफ़ी समय से हैंड रेज़ किया हुआ है, हाथ थक गया होगा। कृपया अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी और भैया
ये भी मैं बताना चाह रही थी कि जो सुंदर साथ स्वास्थ्य या उसकी वजह से 3 बजे नहीं उठ पाते हैं ना, तो यहाँ पर भी 4:30 बजे चितवन लगाई जाती है सुबह। रंजीत जी के आवोजी वाला से शुरू करके फिर सुंदर साथ पहले 1 आवर की चितवन, अगर वो भी नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट की शॉर्ट कैप्सूल चितवनी भी यहाँ पर भी सुंदर साथ काफी करते हैं। 3 बजे उठकर भी बहुत सारे सुंदर साथ कर रहे हैं, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। हाँ जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अशोक जी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। बड़ी सुंदर सेवा उन्होंने बताई है कि जो जो सेवा सुंदर साथ कर सकते हैं वो कर लें, और जो आगे और जो इस अपनी वाणी को पूरे संसार के अंदर फैलाने के लिए जो जो योजनाएं परियोजनाएं तैयार हो रही हैं, की जा रही हैं, वो सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। क्योंकि मेरे अंदर भी यही बात बार बार आती थी कि अपनी जो इतनी वाणी इतनी अधिक है और जो सारे संसार को जगाने के लिए आवश्यकता है, उसको उसकी जगाने के लिए जो एक टीम जरूरी है तैयार करनी, वो बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मीडिया के माध्यम से जो ये दूरदर्शन है, इसके माध्यम से अगर हमारी वाणी जो है उसको प्रसारित की जाए, तो मेरे को ये लगता है कि जो ये है कि ये केवल अपने देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जाएगी ये वाणी। हाँ तो जी ये प्रतिभा जी, अगर आपने कोई सजेशन देना हो ना तो जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि फिर अनु दीदी को सुन के फिर हम लोग मीटिंग एंड करेंगे। यदि कोई सुझाव मन में आ रहा हो तो ये तो अशोक जी ने सारा बहुत समझाया, यदि कोई सुझाव कि इसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसके द्वारा माध्यम से जो है बहुत आगे तक ये सेवा जाएगी। ये जो है हमारा वाणी का जो प्रचार है वो सबसे अधिक जल्दी से होगा। यही मेरा सुझाव। जी प्रणाम जी, जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को, अशोक जी को प्रणाम जी, और साथ में सरसावा की धरती को कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे मन में तो पहले से भी आ रहा था यही कि हमें साक्षियां जो है ना वो थोड़ी थोड़ी यूट्यूब पे डालनी चाहिए, जैसे साक्षियों से वर्णन करके, हिंदी कते पक्ष से भी, वेद का पक्ष से भी। मैं गलत भी हो सकती हूँ। मेरे मन में ये आ रहा था कि जैसे भागवत की 40 प्रश्न है, हम उसको साक्षियों के रूप में थोड़ा सा वर्णन करके या फिर बोल कर क्लिप बना के छोटी सी वो डालने तो ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था। मैं बता रही थी ऐसी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी अशोक जी। मेरे पास 2 सुंदर साथ ने, अभी एक तो सुंदर साथ ने यहाँ ग्रुप में मैसेज किया है कि मैं हिंदी में फोन पर टाइपिंग कर लेती हूँ, लिखने का कार्य भी कर सकती हूँ। चांद कमल जी ने और एक है प्रफुल्ला जी ने लिखने की सेवा और डिजाइन की सेवा भी इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। तो 2 सुंदर साथ ने नाम भेज दिया है। बाकी और भी सुंदर साथ यदि उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है जूम मीटिंग के बाद मैसेज करें, तो स्वागत है आप सबका। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ऐसे ही सेवा में आगे बढ़े सभी सुंदर साथ मिलके। तो हाथ में हाथ डाल के बढ़ेंगे ना, रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सुंदर साथ जी आइए अब जयकारा लगाते हैं। और सुंदर साथ जी बहुत सुंदर डिजाइनिंग कर रहे हैं, अब कोशिश करेंगे हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार टीम्स बना के। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।